राम राम बच्चा पार्टी। जय भोले की। आप सभी का स्वागत है यार एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का लास्ट प्रोज, जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है ये। चलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर को। तो इस चैप्टर के ऑथर का नाम है ए आर पार्टन, जो कि एक मॉडर्न राइटर है। ज्यूरिख में ये रहते हैं और इंग्लिश में ये अपनी स्टोरियां लिखा करते हैं। अब ये जो स्टोरी है इनकी गोइंग प्लेसेस, उसमें बेटा इन्होंने थीम एक्सप्लोर करी है, या इस बारे में बताया है। किस बारे में? एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग के बारे में और हीरो वर्शिप के बारे में। इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को हम समझते हैं ध्यान से। एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब क्या होता है? बेटा एडोलिसेंट मतलब होता है टीनेजर्स, और फैंटेसाइजिंग मतलब कल्पना करना। तो टीनेजर्स का एक ऐसा नेचर होता है कि जिनमें उन्हें कल्पना करना बहुत अच्छा लगता है, इमेजिनेशन करना उन्हें बहुत पसंद होता है, और उसे करके उन्हें बड़ा मजा भी आता है। लेकिन कभी कभार उनकी इमेजिनेशन उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो उसे रियलिटी से अलग करके भी नहीं देख पाते। एंड देन फिर जब उनका भ्रम टूटता है तो फिर उन्हें बहुत दुख होता है। तो इसी टर्मिनोलॉजी को नाम दिया गया है एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग का। और हीरो वर्शिप क्या होता है? मान के चलिए आप किसी भी आदमी के बहुत बड़े फैन हैं, आप उसकी बहुत तारीफ करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि उससे बेहतर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। एक तरीके से आप उसकी पूजा करते हैं। तो यही होता है हमारा हीरो वर्शिप। तो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में ए आर बार्टन जी ने इस स्टोरी में बात करी है। चलिए समझते हैं। अब स्टोरी पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। इस स्टोरी में हम बात करेंगे मेनली एक लड़की के बारे में जिसका नाम है सोफी, जो हमेशा अपनी इमेजिनेशंस में खोई रहती है। कहें तो वो एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग भी करती है। एंड वो एक डैनी कैसी नाम के शख्स की बहुत बड़ी फैन है, जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है। तो इसकी वो इतनी बड़ी फैन है कि एक तरीके से वो इसकी हीरो वर्शिप करती है। इसीलिए हम इसके करेक्टर को काफी ध्यान से समझेंगे। अब सोफी के अलावा इस स्टोरी में उसकी एक दोस्त है जेंसी, जो कि काफी समझदार और सेंसिबल है। और सोफी के घर में अगर देखें तो सोफी के माता हैं, पिता हैं, और उसका एक बड़ा भाई है जियोफ, और उसका एक छोटा भाई भी है डेरिक। तो यही सारे कैरेक्टर्स रहने वाले हैं इस स्टोरी में। उम्मीद है अब हम शुरू कर सकते हैं। चलिए। तो पहली लाइन में लिखा है, व्हेन आई लीव, सोफी सैड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। तो सोफी कहती है कि जब मैं स्कूल से निकलूंगी ना, मतलब जब मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा, तो मैं तो एक बुटीक ओपन करूंगी, बुटीक शुरू करूंगी अपना। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। अब जेंसी उसकी दोस्त उसकी बाहों में बाहें डाल के चल रही थी। तो जब वो ऐसा सुनती है उसके मुंह से कि ये बुटीक खोलेगी, तो वो बड़ी डाउटफुल होकर उसे देखने लगती है। मतलब भाई ये कैसे बुटीक खोल सकती है? असल में बेटा इनका बैकग्राउंड थोड़ा आप समझ लो। ये दोनों काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, एक तरीके से कहा जाए तो पुअर फैमिली से आती हैं। तो इसलिए सोफी की बातें और उसका बैकग्राउंड मैच नहीं खा रहा है। देन यहाँ पर जेंसी इसलिए उसे डाउटफुल होकर देख रही है। लिंकिंग मतलब होता है ज्वाइनिंग। फिर जेंसी उससे कहती है, टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। सोफी सोफी को प्यार से जेंसी क्या बुलाती है? सोफ बुलाती है। तो वो सोफी से कहती है, भाई इस काम के लिए तो पैसा लगेगा, ये कुछ इस तरह का काम है जिसमें पैसा लगता है। सोफी कहती है ऐसा सुन के, आई विल फाइंड इट, स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। और सोफी बड़ी सड़क पे आगे देखते हुए, उसकी तरफ मुड़ती भी नहीं है, एकदम कह देती है, हाँ मैं तो वो कर लूंगी, पैसे वैसे तो हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये पता चलता है कि मतलब काफी डिटरमाइंड होकर वो ऐसा कह रही है कि बुटीक खोलेगी। फिर जेंसी उसे दोबारा रियलिटी चेक देती है, भाई टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, तुम्हें इतना सारा पैसा जोड़ने में बहुत समय लगेगा सोफी। फिर सोफी कहती है उससे, वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद, टिल आई हैव गॉट इनफ, बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। फिर सोफी जेंसी से कहती है, तो ठीक है मैं शुरुआत मैनेजर बन के कर लूंगी, मैं कहीं पर मैनेजर की नौकरी कर लूंगी, और जब तक मेरे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक वही नौकरी अपनी करती रहूंगी। लेकिन कुछ भी हो, मैं तो जानती हूँ कि आगे सब कुछ कैसा होने वाला है, मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मतलब वो इस बारे में बेटा जरा भी इमेजिन नहीं कर रही है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो ये सब कर भी सकती है या नहीं कर सकती है। फिर सोफी उसे दोबारा देख कहती है, रियलिटी चेक देती है कि भाई दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, भाई वो तुझे डायरेक्ट मैनेजर थोड़ी ना बना देंगे। फिर सोफी कहती है, आई विल बी लाइक मैरी क्वांट। सोफी सेड, आई विल बी नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन। तो फिर वो सोफी जेंसी से कहती है कि मैं ना मैरी क्वांट जैसी बनूंगी। अब ये मैरी क्वांट कौन है? ये बेटा मैरी क्वांट एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है। ठीक है। तो सोफी भी उनके जैसा बनना चाहती है बुटीक खोल के, तो वो यही बात जेंसी से कहती है। और वो कहती है कि आई विल बी नेचुरल, मैं तो भाई शुरुआत से ही वैसी लगूंगी, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट,
और वो लोग जो भी मुझे नौकरी देंगे ना, शुरुआत से ये देख लेंगे कि मैं तो मैरी कॉन्ड जैसी लग रही हूँ, तो मुझे डायरेक्ट वो मैनेजर बना देंगे। और फिर वो कहती है कि मेरा इस शहर में सबसे बढ़िया बुटीक होगा, सबसे बढ़िया दुकान होगी, जितनी आज तक किसी की भी नहीं हुई होगी। मतलब वो अपने सपनों में खोई हुई है और जेन उसे बार बार रियलिटी दिखा रही है। और फिर आगे लिखा है, जेंसी knowing they were both earmarked for the biscuit factory become melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. अब देखो, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है डेस्टाइंड, किसी की किस्मत लिखी हुई है कि वही मतलब वो उसी चीज के लिए उनकी डेस्टिनी है, वो वहीं पहुंचेंगे। और मेलनकली मतलब होता है सैड। तो जेनजी ये जानती है कि भाई वो दोनों तो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए पैदा हुई हैं, जन्मी हैं, उनकी डेस्टिनी तो वही है। तो वो ये सब बातें सुन के जो सोफी कह रही है वो सैड हो जाती है, और वो चाहती है कि सोफी ऐसी बातें ना करे। अब देखो वो क्यों चाहती है सोफी ऐसी बातें ना करे। क्या वो सोफी के खिलाफ है या उसकी दुश्मन है? ऐसा नहीं है। वो इसलिए चाहती है कि जब सोफी के ये सब भ्रम टूटेंगे, जब वो समझदार हो जाएगी, जब उसके ये सब भ्रम टूटेंगे, तो फिर उसे काफी दुख होगा, और इसलिए जेंसी उसे वो दुख में नहीं देखना चाहती है। देन वो अभी से ही उसे समझाना चाह रही है। फिर आगे लिखा है नरेटर ने, व्हेन दे रीच्ड सोफीज स्ट्रीट, जेंसी सेड, इट्स ओनली फ्यू मंथ्स अवे नाउ, सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो जब वो लोग सोफी की गली की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो फिर उन वो जेंसी सोफी से कहती है कि देखो अब कुछ ही महीने बचे हैं स्कूल खत्म होने में, तुम्हें अब तो समझदार हो जाना चाहिए। फिर आगे उससे कहती है, दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो डैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और वो तुम्हें दुकान पे काम करने के लिए उतने ज्यादा पैसे भी नहीं देंगे, और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे पापा इस बात के लिए अलाउ भी नहीं करेंगे कि तुम किसी दुकान पे जाके काम करो। फिर वो उसे रियलिटी समझा रही होती है सोफी को, मगर सोफी तो भाई अपने अलग ही ख्यालों में खोई है। वो फिर जेंसी से कहती है, और एन एक्ट्रेस, नो देयर इज रियल मनी इन दैट। या फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ ना, उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा है, उसमें तो है पैसा बढ़िया। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। और हाँ, मैं फिर अपना शायद बुटीक भी साइड पे खोल ही लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम डू डे। और एक्ट्रेसेस कौन सा भाई पूरे दिन काम करती रहती हैं भाई, कभी कभी शिफ्ट में काम कराई, फिर अपना बुटीक चला लिया करूंगी मैं। एनीवे, दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। और फिर वो सोफी जेंसिस कहती है, देखो चाहे मैं एक्ट्रेस बनूं या फैशन डिजाइनर बनूं, तुम जानती हो मैं कुछ थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा करूंगी। सोफिस्टिकेटेड मतलब कुछ रिच लग्जरियस सा करूंगी। मतलब गधा मजदूरी नहीं करना चाहती, वो कुछ बड़े काम करना चाहती है, ठीक है। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। और फिर वो इतना कहते कि साथ ही एक सड़क से लगे दरवाजे के अंदर घुस जाती है, जेंसी को बारिश बारिश में ही खड़ा छोड़ देती है। मतलब अपने सपनों में इतनी मग्न है कि उसका घर आ गया, तो उसका घर जो गेट है ना वो रोड से लगा हुआ है, तो वो अपने गेट में घुस जाती है और जेंसी को बारिश छोड़ छोड़ देती है बारिश में। ओपन स्ट्रीट डोर का मतलब होता है बेटा सड़क से लगा हुआ दरवाजा। और फिर वो जेंसी से कहती है, अभी भी उसे अंदर नहीं बुला रही है, वो अंदर खड़ी होकर कहती है, इफ आई एवर कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अगर कभी मेरे पास पैसे आए तो मैं बुटीक खोलूंगी। और फिर अब क्या है ना, घर के अंदर घुस चुकी है, तो इसके पिताजी भी बैठे हुए हैं, इसका छोटा भाई है, तो वो इसकी ये बात सुनते हैं, और फिर इसके पिताजी कहते हैं, ओह, इफ यू एवर कम इन टू मनी, इफ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। और फिर उसके पिताजी एकदम डिसअप्रूव होके कहते हैं, मतलब अगर भाई तेरे पास कभी पैसे आ जाएं, अगर तेरे पास कभी पैसे आ जाएं, तो भाई हमें तू एक बढ़िया सा घर दिला दियो जिसमें हम रह सकें, आप तेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वो बस उससे ये बात कहते हैं। अह का मतलब यहाँ पर जो शो कर रहा है वो ये है कि डिसअप्रूवल को शो कर रहा है, निराश, ठीक है, कि वो इसके खिलाफ है बात की, भाई पैसे आ जाए पैसे आ जाए, अरे ठीक है यार, अगर तेरे पास पैसे आ जाए तू मुझे घर दिला दियो बस एक बढ़िया सा, तेरा यही बहुत एहसान होगा, तो वो ऐसा उससे कहते हैं। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, and his plump face is still grimy and sweat marked from the day. अब सोफी के फादर की अपीयरेंस को बताया गया है, जब वो घर में है, क्या कर रहे हैं वो शेफर्ड पाई को खा रहे हैं। शेफर्ड पाई क्या होता है बेटा, मीट कोटेड विद पटेटोज, ठीक है, मीट और पटेटो का एक मिक्सचर सा होता है शेफर्ड पाई। तो वो उसको क्या कर रहे हैं, स्कूपिंग कर रहे हैं। स्कूपिंग मतलब जैसे इस आइसक्रीम का स्कूप नहीं देखा है आपने, वो ब्रिक में से निकाल के देते हैं, ऐसे ये भी किसी बर्तन में से या उससे वो स्कूप करके खा रहे हैं, निकाल के खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं, एज हार्ड एज ही कुड गो, मतलब ठूस ठूस के खा रहे हैं। कहा जाए तो ये चीज ये दिखाती है वो बड़े इल मैनर्ड हैं, ठीक है, ये बैड मैनर्स होती हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं। और उनका कैसा चेहरा है, प्लम्प फेस है, एक मोटा सा चेहरा है,
जो कि अभी भी ग्रीमी हो रहा है। ग्रीमी मतलब डर्टी हो रहा है और उस पर पसीना लग रहा है। ठीक है, पूरे दिन की मेहनत के बाद उनका चेहरा कैसा हो रहा है, डर्टी हो रहा है, उस पर पसीना लग रहा है। मार्क्ड फ्रॉम द डे का मतलब होता है पूरे दिन की हार्ड वर्क के बाद। तो सोफी के पापा क्या कर रहे हैं भाई, घर में बैठ के अपना शेफर्ड पाई खा रहे हैं ठूस ठूस के, और उनका चेहरा मोटा सा है, गंदा हो रहा है, पसीना लग रहा है उस पर पूरे दिन की मेहनत के बाद। ठीक है, पूरे दिन की मेहनत की वजह से भी हम कह सकते हैं। अब देन आगे वो फिर क्या है, अब ये सोफी का एक छोटा भाई है डेरिक। अब जैसे हर घर में एक छोटा नटखट होता है, तो वैसे ये भी यहाँ पर नटखट है। तो वो कहता है, शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट शी डेड। तो वो कहता है कि अपने पापा से कि इसे तो लगता है पापा कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना, इसे ऐसा ही लगता है ना। और डायरेक्ट ये कहता है, और वो कैसे कहता है, वो अपने पापा की कुर्सी के पीछे लटका हुआ था। जैसे कि आमतौर पे छोटे बच्चे इधर उधर उल्टी सीधी पोजीशन में लटक जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे ये भी लटक के ये बात कहता है। देयर मदर साइड, साइड मतलब एक हैवी ब्रेथ लेना, मतलब काम होना। ठीक है, तो ये सब बातें सुन के उनकी मदर जो है वो लंबी सांस लेती हैं। अरे इनका फिर वही सब रायता पानी शुरू हो गया। Sophie washed her back, stooped over the sink, and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. सोफी अपनी माँ को देखती है कि कैसे उनकी पीठ मुड़ गई है, ठीक है, स्टूप हो गई है, और वो सिंक पर काम कर रही थी। ठीक है, और फिर वो इस बात पर सोच रही होती है कि उनकी जो बो जिससे उनका एप्रन बंधा हुआ है वो कितनी अनसूटेबल लग रही है वहां पर। कहाँ वो डेलिकेट सी बो और कहाँ पर उनकी मुड़ी हुई पीठ। ऐसा है ना। सोफी को क्या बेटा, सब कुछ लग्जरियस पसंद था, बहुत ही बढ़िया दुनिया हो। तो वो ये उनकी जब माँ जो एप्रन पहनी है तो उस पर जो बो जिससे एप्रन बंधा हुआ है वो बड़ी डेलिकेट सी है। लेकिन उसकी माँ कैसा काम कर रही है, बर्तन धो रही हैं, और उनकी पीठ भी मुड़ी हुई है। तो वो इस बो की अनसूटेबिलिटी को वहां पे बताती है कि कितनी यहाँ पर ये अनफिट सी लग रही है, यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए था जो उनकी पीठ पे ये है, उनके एप्रन पर। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। वॉन्डेड मतलब होता है सोचना, इनकॉन्ग्रुइटी मतलब सूटेबिलिटी, और डेलिकेट मतलब सुंदर है या मतलब बड़ी बढ़िया सी लग रही है। ठीक है, तो वो, और आगे हो गया। फिर यहाँ आगे लिखा है, द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। तो यहाँ पर अब हमें नरेटर ने उनके घर का एक दृश्य सा बताया है, उनके उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई अब रात हो चुकी थी और खिड़कियों के बाहर अंधेरा दिख रहा था, और अब छोटे से कमरे में पूरा धुआं भर चुका था जो कि स्टोव से निकल रहा था। और उस कमरे में आवाज भी आ रही थी एक हैवी से आदमी की, जो कि सांस ले रहा था, बनियान पहन के बैठा हुआ था अपनी टेबल पर, उसकी आवाज भी आ रही थी। और कई सारे गंदे बर्तन जो हैं वो कोने में ढेर लगा के रखे हुए थे। तो बेसिकली ये इस रूम का डिस्क्रिप्शन है कि धुआं भर चुका था, बनियान में बैठ के उसके पापा सांस ले रहे थे तो उसकी आवाज आ रही थी, और गंदे बर्तन कोने में रखे हुए थे। जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मतलब वो बेटा काफी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, एक ही कमरे में सब काम हो रहे थे, और मतलब अच्छे हालात नहीं थे उनके। ठीक है, वो वेल सेटल्ड नहीं थे, वो अच्छी कंडीशंस में नहीं थे। मैं आपको बस इस लाइन के मीनिंग बता देता हूँ पूरे। देखो, क्लटर्ड मतलब आवाज होती है, ठीक है, और वेस्ट तो आपको पता ही है बनियान, और वॉशिंग पाइल्ड, डर्टी वॉशिंग पाइल्ड गंदे झूठे बर्तन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इतने में क्या हुआ, जब सोफी भी इसी कमरे में थी, अब लेकिन तुम्हें तो पता ही है उसे बेटा कितनी लग्जरी चाहिए। तो अब सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। अब इसी कमरे में रहते हुए रहने से सोफी को उसके थ्रोट में टाइटनिंग होने लगी, चोकिंग होने लगी उस धुएं से। ठीक है, उसे वहां पे अनकंफर्टेबल फील होने लगा। तो फिर वो अपने भाई जॉफ को ढूंढने लगी, उसके कमरे में जाने लगी। अब हमारे कहानी में एंट्री होती है जॉफ बाबू की। देखो, जॉब क्या है, मैं थोड़ा उसका आपको इंट्रो दे दूं। वो बेटा अप्रेंटिस मैकेनिक है, हेल्पर मैकेनिक है, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब हो चुकी है, वो शहर से दूर बाहर मतलब अपने घर से दूर रोज जाता है काम करने। अब वो ये मैकेनिक है तो हमेशा कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा। तो अब वो अपने कमरे में क्या कर रहा था, ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। वो अपने कमरे में घुटनों पर बैठकर एक मोटरसाइकिल के पार्ट को रिपेयर कर रहा था, जिसको उसने कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा के ऊपर रख रखा था, उसके ऊपर रख रखा था। नीलिंग मतलब होता है घुटने पे बैठना, टिंकरिंग मतलब रिपेयर करना। ओके, ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, एन अपेरेंटिस मैकेनिक। उसे स्कूल से निकले हुए 3 साल हो चुके थे, और वो एक हेल्पर मैकेनिक था। अपेरेंटिस मैकेनिक मतलब सहायक, हेल्पर। होता नहीं है जैसे बेटा
आप देखोगे कोई कारपेंटर आपके यहाँ काम करने आएगा तो एक तो मेन काम करने वाला होगा और एक उसका हेल्पर होता है, तो ऐसे ये भी उसका एक तरीके से चमचा था, या मतलब अभी अंडर ट्रेनिंग था ये। ट्रेवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, और रोज शहर के दूसरे छोर दूर मतलब रोज अपने घर से दूर जाता था काम करने। He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. अब वो क्या है, बिल्कुल जवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था, तो अब सोफी हमारी जो मैडम थी, वो उसके लाइफ के उन एरियाज के बारे में, उन पहलूज के बारे में सोचती थी, शक करती थी, जिनके बारे में उसने कभी उसे कुछ बताया नहीं था, जिनके बारे में वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। अब देखो जवान लड़का है तो बेटा सब चीज होगी, गर्लफ्रेंड भी होगी, दोस्त भी होंगे, करियर को लेके प्लान्स भी होंगे, तो मतलब कुछ ऐसे एरियाज थे उसकी लाइफ के बारे में जिनके बारे में सोफी जानना चाहती थी, मगर वो तो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। ही सेड लिटिल एट ऑल, वो तो बहुत कम बोलता था। एवर वॉलंटरीली, जान पूछ के तो मतलब बहुत ही कम बोलता था वो। वर्ड्स हैड टू बी प्राइस्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स ऑन द ग्राउंड। अंडरलाइन कीजिए, लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब सोफी यहाँ पे बताती है कि उसके मुंह से तो शब्द ऐसे निकलवाने पड़ते थे कि जैसे जमीन खोद के हम पत्थर निकालते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जॉ फिर ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था, और उसको बुलवाना बड़ा मुश्किल होता था। एंड शी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस। अब हमारी सोफी मैडम को इस बात से बड़ी जेलस थी, मतलब चिढ़ थी उसे कि यार ये कुछ बोलता क्यों नहीं है, मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है अपने बारे में। When he was not speaking, it was as though he was away somewhere, out there in the world, in those places she had never been. अब सोफी को क्या लगता था कि जब वो बोल नहीं रहा है ना कुछ, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं किसी जगह के ख्यालों में खोया हुआ है, वो कहीं और ख्याल जगहों के ख्यालों में खोया हुआ है, जो कि मतलब उसकी पहुंच से बाहर है, जहां पर सोफी आज तक नहीं गई है, वो ऐसी जगहों के ख्यालों में खोया हुआ है। Whether they were only the outlying districts of the city or places beyond in the surrounding country, who knew। और फिर वो कहती है कि मतलब शायद वो उन डिस्ट्रिक्ट्स के ख्यालों में खोया हुआ है जो कि सिटी के बाउंड्री पर है, या फिर कुछ ऐसी जगहों के ख्यालों के बारे में खोया हुआ है जो कि इस कंट्री के ही बियॉन्ड है, ठीक है, बाहर है। मतलब वो जगह उन्हें नहीं मालूम है कहाँ वो खोया हुआ है जिराफ। इसीलिए वो इमेजिन करती रहती है कि यार ये भाई ऐसी जगहों के ख्यालों में खोया है जो तो शायद शहर के भी बाहर पड़ती होंगी, या शायद कंट्री के भी बाहर हो, पता नहीं कहाँ खोया है ये, और कौन जानता है। फिर दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन आउट ऑफ हर रीच। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। अब इसी वजह से सोफी नहीं जानती थी इन जगहों के बारे में, इसी वजह से ये उसकी बड़ी एक प्रमुख कल्पना सी हो गई, बड़ी स्पेशल फैसिनेशन हो गई उसे। वो इसके बारे में सोचना बड़ा पसंद करती थी। अब वो क्यों बेटा, ये उसकी प्रमुख कल्पना क्यों हो गई? प्रमुख कल्पना ये उसकी इसलिए हो गई क्योंकि ये जगह उससे अननोन थी, वो इनके बारे में नहीं जानती थी और उसकी रीच से भी बाहर थी। अब हमारे लोगों में ना ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बेटा जिस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जो हमारी पहुँच से बाहर है, उसके बारे में हम हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं, और हमें उसके बारे में इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है। मान के चलो शाहरुख खान है। अब मैं इमेजिन करूँ यार शाहरुख खान कैसे खाना खाता होगा, इनकी फैमिली कैसे बैठती होगी रात को, क्या हमारे लोगों की तरह ये लोग खाना खाते हैं? हैं, या वो भी सब काम वैसे ही करता होगा? तो मतलब ये मेरी प्रमुख कल्पना सी बन जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें मेरी रीच के बाहर है और मैं उनके बारे में जानता भी नहीं हूँ। अब सोफी को और क्या लगता था? Perhaps there were also people, exotic, interesting, people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. अब सोफी को क्या लगता था ना कि जिन जगहों के ख्यालों में खोया हुआ है ना वो, वहां पर ना कुछ लोग भी होंगे, कुछ एक्सोटिक यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग लोग होंगे जिनके बारे में उसने हमें कभी नहीं बताया। हो सकता है, हालांकि वो वैसे तो शांत था और नए दोस्त आसानी से नहीं बनाता था, लेकिन क्या पता उन जगहों पर उसके कुछ दोस्त हों ऐसे। दो का मतलब होता है हालांकि, और एग्जॉटिक का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, वो लॉन्ग्ड का मतलब होता है विश, डिजायर। तो वो उनके बारे में बस एक बहुत बड़ी इच्छा रखती थी कि मुझे तो इन सब चीजों के बारे में जानना ही है। ओके, देन आगे क्या लिखा है? शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समडे ही माइट टेक हर विद हिम। वो चाहती थी कि वो मतलब उसका भाई उससे और ज्यादा प्यार करे, और किसी ना किसी दिन उसे अपने साथ लेके जाए वो उन जगहों पर। दो देयर फादर फॉरबिड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, शी न्यू ही थॉट हर टू यंग।
और हालांकि उनके पापा ने मना कर दिया था जॉफ को कि भाई तुम इसे अपने संग कहीं मत लेके जाना, और जॉफ ने भी कभी इस बारे में ओपिनियन अपना कोई रखा नहीं। वो भी शायद यही सोचता था कि अभी ये बहुत छोटी है। फॉरवर्ड का मतलब होता है रिफ्यूज्ड। क्या होता है बेटा? रिफ्यूज्ड। ओके। देन आगे क्या लिखा है? एंड शी वॉज इम्पेशेंट। लेकिन वो तो भाई बेसब्री थी, सोफी तो बेसब्री थी, वो तो उन जगहों के बारे में जानना चाहती थी, उन लोगों के बारे में जानना चाहती थी जिसको मतलब जिनके बारे में उसे ऐसा लगता था कि जॉफ नहीं बताता है। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. और मतलब भाई वो तो ना बिल्कुल जानती थी, वो इस बारे में बिल्कुल कॉन्शियस थी कि मेरा तो बाहर एक बड़ी सी दुनिया इंतजार कर रही है। वो इंस्टिंक्टिवली ये बात जानती थी, मतलब नेचुरली उसे पता था कि भाई मेरा तो बाहर वो दुनिया इंतजार कर रही है और मुझे वहां पर बिल्कुल घर जैसा ही लगेगा। जैसा मैं यहाँ पर अपने शहर में घर पे रहती हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही मुझे वहां पर भी लगेगा उस दुनिया में जो मेरा इंतजार कर रही है। अब ये दुनिया वही है, उसके ख्यालों की दुनिया, जिसमें जॉब उसे लेके नहीं जाता है, कोई बढ़िया बढ़िया जगह है। तो बस इमेजिनेशन है बेटा इस पूरे चैप्टर में। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। मतलब उसे लगता था कि वो जगह उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब फिर क्या इमेजिन करने लगती है वो अपने आप को इमेजिन करती है कि शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स एंड शी अ येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। अब वो अपने आप को क्या इमेजिन करती है कि वो जॉफ के पीछे बैठ के बाइक पे जा रही है, और जॉफ ने एक बढ़िया सी ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी है, और सोफी ने एक बढ़िया सा येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है जिसमें एक केप भी है। केप क्या होता है बेटा? आपने लड़कियों की ड्रेस देखी होगी, उसमें नीचे ऐसा ऐसा होता है ना, तो वही एक तरीके से केप होता है। और जब वो बाइक पे बैठ के जा रही है तो उसका केप हवा में पीछे उड़ रहा है, वो अपने आप को ऐसा इमेजिन कर रही है। और फिर क्या इमेजिन कर रही है? देयर वॉज द साउंड ऑफ अप्लॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम। और जब वो उस दुनिया में जा रही है जो कि उसके ख्यालों की दुनिया है, तो सब लोग खड़े होकर उसका स्वागत में तालियां बजा रहे हैं। वो ऐसे इमेजिन कर रही है। तुम एक बार आंखें बंद करो और सिर्फ मेरे शब्दों को अपने कान में पड़ने दो। सोफी को ऐसा लग रहा है कि वो जॉफ के पीछे बाइक पर बैठ के जा रही है। जॉफ ने एक ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी है और सोफी ने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी है जिसका केप हवा में उड़ रहा है जब बाइक चल रही है। और जब वो अपने ख्यालों की दुनिया में एंटर करती है तो सब लोग उसका तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। अब तुम इमेजिन कर पाओगे कि असल में सोफी क्या इमेजिन कर रही है। खैर अब इमेजिनेशन खत्म होती है, कहानी में नरेटर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, ही सेट फ्राउनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड्स एज दो इट वर अ स्मॉल डम एनिमल एंड ही वाज विलिंग इट टू स्पीक। तो देखो अभी क्या है, हमने देखा था कि जब उधर पापा जी के कमरे में धुआं हुआ भर गया था तो सोफी अपने भाई के कमरे में आ गई थी। अब भाई के कमरे में वो आई थी कि वो भाई के बारे में ये सब बातें, मतलब नरेटर में बताने लगे कि वो भाई के बारे में ऐसा सोचती है या वो ऐसा इमेजिन करती है। आज जब वो भाई के कमरे में घुसी तो वो क्या देखती है कि उसका भाई बड़े ही फोकस से एक ऑयली से कंपोनेंट को अपने हाथों में ऐसे पकड़ा हुआ है कि जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़ती है। और वो उसे मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है, उसे ऐसे देख रहा है कि वो जो ऑयली कंपोनेंट है ना किसी भी मशीन का, वो एक पालतू डम्ब एनिमल हो, जिससे वो चाह रहा हो कि ये कुछ बोले। मतलब वो पार्ट कुछ तो उसे हिंट दे, समझ तो आए उसे। वो उसे ना उस पार्ट के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बड़े फोकस से बैठा हुआ है, उसे हाथ में पकड़ के, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के बैठती है। तो वो उसे ऐसे देख रहा है कि जैसे कोई स्मॉल डम एनिमल को देखता हो और उससे चाहता हो कि भाई ये कुछ बोले, कि ये कुछ मुझे हिंट दे पार्ट, ये कुछ मतलब मुझे समझ तो आए इसका काम क्या है। फ्राउनिंग का वैसे तो मतलब होता है माथे पे सिलबटें पड़ना, कि जब हम किसी भी चीज को बड़े फोकस से नहीं बैठे होते तो हमारे माथे पे सिलबटें आ ही जाती हैं। तो वही यहाँ पर आप समझ सकते हो। अब इतने में ही जब वो बैठा था तो हमारी सोफी मैडम एंटर कर जाती हैं और वो उससे कहती हैं, आई मेट डैनी केसी। तुम्हें पता है मैं डैनी केसी से मिली। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली। वो अचानक पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, कहाँ? वो कहती है, इन द आर्केड फनीली इनफ। और मतलब देखो बड़ी हंसी की बात होगी, मैं उससे पता है आर्केड में मिली। आर्केड क्या होता है बेटा? आर्केड एक तरीके का छोटा मोटा शॉपिंग मॉल होता है। इधर पाथ है, रास्ता है, और इधर दोनों तरफ दुकानें हैं। इसे वो कहते हैं मार्केट। तो वो कहती है मैं उससे आर्केड में मिली। इतने में ही जॉफ कहता है, इट्स नेवर ट्रू। ये सच नहीं है। सोफी कहती है, नहीं मैं मिली, आई डिड टू, मैं मिली। तो जॉफ कहता है, यू टोल्ड डैड, क्या तुमने पापा को बताया? शी शुक हर हेड, चेस्टिन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स। वो अपना सर नाम हिलाती है
और उसे उसकी अनभिज्ञता पर बड़ा पश्चाताप होता है कि भाई उसके लिए तो हमेशा जॉफ ही पहला आदमी होता था जिसके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर करती थी। अब जॉफ ने जब उससे कहा कि तुमने ये बात पापा को बताई तो उसे ये सुनकर दुख होता है उसकी अनभिज्ञता पर, उसकी अनअवेयरनेस पे कि यार जॉफ को तो ये बात मालूम ही नहीं कि वो ऐसा आदमी है कि जिसके साथ मैं सबसे पहले अपने सीक्रेट्स को शेयर करती हूँ। अब चेस्टेंड का मतलब क्या होता है? चेस्टेंड का मतलब होता है बेटा किसी इंसान को रियलिटी चेक देना, उसे उसकी जगह दिखा देना। तो एक तरीके से जॉफ ने ये कहकर कि भाई तुमने पापा को बताया, उसको उसकी जगह सी दिखा दी यार। मतलब सोफी को अपनी जगह का पता चल गया उसकी अनअवेयरनेस को देख के कि भाई ये तो यार मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, जबकि मैं इसके बारे में इतना सोचती हूँ कि इसी आदमी को सबसे पहले मैं अपने सीक्रेट बताऊंगी और ये कह रहा है तुमने पापा को बता दिया। आई डोंट बिलीव इट, जॉफ कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो when someone came and stood beside me and I looked around, who should it be but Danny Casey। और फिर वो कहती है कि जब मैं पता है अब मार्केट में जब रॉयस की दुकान पे खड़े होके कपड़े देख रही थी ना तो एक कोई आदमी आया और मेरे बगल में आके खड़ा हो गया और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि डैनी कैसी था। डैनी कैसी कौन? अपना वही फुटबॉल प्लेयर जिसकी ये हीरो वर्शिप करती है। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? जॉफ कहता है चल ठीक है, तू उससे मिली तो अब ये बता वो दिखता कैसा है। अब जो अपनी सोफी कहती है ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। ओ यार तुम्हें तो पता ही है कि वो कैसा दिखता है। तो फिर जॉब कहता है क्लोज टू आई मीन, मेरा मतलब है पास से वो कैसा दिखता है। तो फिर सोफी कहती है वेल ठीक है मैं बताती हूँ। ही हैज ग्रीन आईज, उसकी ना हरी आंखें, जेंटल आईज, बड़ी कोमल सी आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू हैड थिंक, और वो उतना लंबा नहीं है जितना तू सोचता है। शी वॉन्डर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। और फिर वो सोचने लगती है कि वो उसके दांतों के बारे में कुछ कहे, लेकिन फिर वो उसके दांतों के बारे में कुछ नहीं कहती है। अब क्यों नहीं कहती है बेटा? असल में हमें आगे चैप्टर में पता चलेगा कि उसके दांतों के बीच में गैप था, तो इसलिए वो जब सब अच्छी अच्छी बातें बता रही थी तो वो इस नेगेटिव पॉइंट को शेयर नहीं करती है। इतने में ही उनके पिताजी नहा धो के अंदर आ जाते हैं। देयर फादर हैज वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। अब इतने में ही उनके पिताजी नहा धो के अंदर आ जाते हैं और उनके चेहरा और उनकी बिल्कुल आर्म्स थी एकदम चमक रही थी, पिंक सी हो रही थी और उनके पास से बिल्कुल साबुन की खुशबू आ रही थी। He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt। और फिर आते ही साथ उन्होंने क्या करा, टीवी ऑन कर दिया और उन्होंने देखा कि भाई उनके चेयर पे उनके छोटे बेटे डेरेक का जूता पड़ा होगा, तो उसको उन्होंने उठा के सोफे पे फेंक दिया और एक बड़ी सी आवाज के संग वो बैठे, जैसे बैठते नहीं है पापा लोग, हाय राम, ऐसे बैठे वो। ठीक है। तो ये बेटा पूरा पैराग्राफ ये मतलब एक तरीके से टिपिकल इंडियन फादर का करेक्टर डिस्क्राइब कर रहा है कि जैसे पापा लोग नहा के आते हैं तो कोई खुशबू मारते हैं साबुन की, एकदम चमक जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है साबुन तो घिस ही दिया। और फिर बस उन्हें तो कोई चीज से मतलब नहीं, अब ये जूता किसका पड़ा है यहाँ पे, हटाओ फेंको इसे, तो उन्होंने सोफे पे फेंक दिया और बड़ी भारी आवाज के संग वो बैठे। मैं आपको मीनिंग बता दूं, टॉस्ट मतलब होता है बेटा थ्रू, फेंकना, और ग्रंट मतलब होता है लॉट ऑफ एफर्ट या हार्ड साउंड। ठीक है, बड़े ही मेहनत एफर्ट्स के साथ वो बैठे। फिर अब जॉफ पापा से कहता है कि सोफी मेट डेनी केसी, पता है सोफी डेनी केसी से मिली। सोफी रिगल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। सोफी ना अनकंफर्टेबल सा फील करने लगी वो जब टेबल पर बैठी थी। जब उसने सुना कि अब जॉफ ने पापा से कह दिया तो वो अनकंफर्टेबल होने लगी। रिगल्ड मतलब होता है अनकंफर्टेबल फील करना। अब ये अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही थी बेटा? जाहिर सी बात है। देखो जॉफ को यहाँ पर जॉफ का करेक्टर ऐसा है कि वो सोफी की बात मान लेता है, लेकिन उसके पापा जानते हैं उसकी रग रग को कि ये कितनी कैसी लड़की है, ये कहाँ तक डूबी हुई है। तो वो समझ जाते हैं कि यार इसकी कोई ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा है, ये कुछ नहीं मिली मिली होगी, तो इसलिए सोफी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिस्टेंस। और इतना सुनकर जब जॉब ने उनसे कहा तो उसके पापा अपनी मोटी सी गर्दन पर अपने सर को घुमाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, वो भी कैसे, डिस्डेन से। डिस्डेन मतलब हेटफुल, कंटेम्पशस मतलब एक तरीके से नफरत से उससे। जैसे मान के चलो तुम्हारी कोई शिकायत का पता चला पापा को तो वो तुम्हारी तरफ कैसे देखेंगे, मतलब अरे यार ये लड़का फिर ऐसे कराया। तो ऐसे ही कुछ वो देखते हैं कि मतलब वो समझ जाते हैं कि ये लड़की सुधरेगी नहीं, ये इन्हीं बातों में खोई रहेगी। फिर जॉब कहता है इट्स ट्रू, ये सच है पापा, वो मिली है। आई तो उसके पापा भी कहते हैं
I once knew a man who had known Tom Finney. His father said reverently to the television, but that was a long time ago. उसके पापा कहते हैं कि भाई हाँ हाँ, एक बार मैं भी एक आदमी को जानता था जो कि टॉम फिनी से मिला था। टॉम फिनी बेटा एक कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। और वो ये सब कहते हैं टीवी को बड़ा ध्यान में देखते हुए, जब टीवी बड़ा ध्यान से देख रहे थे तब वो कहते हैं कि हाँ मैं भी एक आदमी को जानता था कि जो टॉम फिनी से मिला था। लेकिन वो तो काफी पुरानी बात हो गई। खैर, अब और फिर जॉफ कहता है यू टोल्ड अस पापा, हाँ आपने हमें बताया था। फिर उसके पापा कहते हैं केसी माइट बी दैट गुड समडे, केसी भी उतना अच्छा हो जाएगा किसी दिन। अब देखो क्या है, यहाँ पर बेटा उसके पापा और उसके बीच में एक तरीके से एक मतलब संवाद सा होने लगा है, एक कम्युनिकेशन सी होने लगी। जैसे मान के चलो, अब विराट कोहली के बारे में आप लोग बात कर रहे हो तो आपके पापा कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे, तो वही टाइप का यहाँ पर क्या है, अपना कम्युनिकेशन चल रहा है। तो कैसे होता है कन्वर्सेशन, देखते हैं। केसी माइट बी दैट गुड समडे, उसके पापा कहते हैं कि हाँ केसी भी टॉम फिनी जितना अच्छा हो जाएगा। अब उसने भी बेटा कहता है अरे उससे भी अच्छा हो जाएगा, वो तो बेस्ट है। फिर उसके पापा कहते हैं कि अगर इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर इन गेम दीज डेज। उसके पापा उसके कहते हैं जॉब से कि भाई अगर वो अपना थोड़ा इंटेलिजेंटली सोचे ना, और टीम वाले उसका ध्यान अच्छे से रखें, तो वो अच्छा हो सकता है। और वैसा भी आजकल गेम में यंगस्टर्स के लिए काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, तुम्हें पता ही है, तो वो हाँ अगर मेहनत करेगा तो अच्छा हो जाएगा। अब हेड ऑन शोल्डर्स पर क्या मतलब होता है बेटा, हेड ऑन शोल्डर्स मतलब थिंक इंटेलिजेंटली, अगर वो इंटेलिजेंटली सोचे। इतने में ही फिर जॉब दोबारा कहता है ही विल बी ऑल राइट, अरे वो तो सही हो जाएगा, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, आखिर वो तो कंट्री की बेस्ट टीम में है यार, उसमें खेल रहा है। अब उसके पापा कहते हैं ही इज वेरी यंग येट, वो अभी काफी छोटा है। फिर जॉब कहता है ही इज ओल्डर देन आई एम, वो मुझसे तो बड़ा है। फिर उसके पापा कहते हैं टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, लेकिन भाई अपनी पहली टीम के लिए तो काफी छोटा ही है ना वो। अब फिर वो जॉब कहता है इस बात के अपोजिशन में यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। अब देखो आप इस बात पर बहस नहीं कर सकते मुझसे कि उसकी एज कम है, आखिर उसमें जो एबिलिटी है वो भी तो किसी के पास नहीं है। फिर इतने में ही अब हमारी सोफी मैडम भी इस कॉन्वर्सेशन में कूद पड़ती है, वो कहती हैं कि ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, वो एक दुकान खरीदने वाला है। सोफी टेबल पे बैठे बैठे ये कहती है हर फादर ग्रिमिस्ड, उसके फादर फिर से वही उसे लुक देते हैं डिसअप्रूवल का कि वेयर हैड यू हियर दैट, तूने कहाँ सुना ये भाई है, मतलब तूने कहाँ से सुन लिया कि वो दुकान खरीदने वाला है। तो वो कहती है ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया था। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. और फिर इतना सुन के उसके पापा कुछ बड़बड़ाते हैं जो कि किसी को सुनाई नहीं देता है, और फिर अपनी कुर्सी खींच के उसके पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं ये तुम्हारी फिर से कोई वाइल्ड स्टोरी तो नहीं है, मतलब वही तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं है, कोई अनयूजुअल सी कहानी तो नहीं है, सही सही बताना कि तुम उससे मिली हो, उसने तुमसे कहा कि वो दुकान खरीदने वाला है। फिर जॉफ पापा से कहता है शी मेट हिम इन द आर्केड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और वो उनसे कहता है कि वो उनसे आर्केड में मिली थी पापा, और फिर उसे पूरा बताता है कि वो कैसे मिली थी, क्या हुआ, कैसे वो पीछे से आया खड़ा हुआ। फिर उसके पापा सब सुन के कहते हैं वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, हर फादर सेड एग्रेसिवली। और उसके पापा बड़े ही गुस्से में फिर कहते हैं कि देख लेना तुम एक ना एक दिन तो अपने आप को किसी ना किसी मुसीबत में डालोगी अपनी इन हरकतों की वजह से। ठीक है। अब देखो यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ का मतलब होता है लैंड योर सेल्फ इन टू अ ट्रबल। ठीक है। जॉफ नो इट्स ट्रू डोंट यू जॉफ। अब जब उसके पापा उससे गुस्से में कह देते हैं तो सोफी भी कहती है पापा जॉफ जानता है कि ये सच है, क्या तुम नहीं जानते जॉफ। जॉफ से वो ऐसा पूछती हुई कहती है। तो फिर उसके पापा कहते हैं ही डोंट बिलीव यू, वो तुम्हें विश्वास नहीं करता, दो ही हैड लाइक टू, हालांकि वो करना तो चाहता है मगर वो तुम पे विश्वास करता नहीं है। मतलब भाई डबल बेइज्जती, गजब बेइज्जती हो गई। अब देखो क्या है, सीन चेंज हो चुका है। अब सीन कहाँ है, जॉफ के कमरे का और सोफी का। अब ये दोनों आपस में कुछ और बात करते हैं, अब सोफी कुछ और एक्स्ट्रा बताएगी जॉफ को। क्या, कि देख लेते हैं, आ जाइए। The table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy Casey. तो अब नरेटर में उसके रूम का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भाई उसके रूम में एक टेबल लैंप है जो कि जिसकी मतलब जो ग्लो है, जिसकी जो लाइट है वो उसके बेडरूम की दीवार पे पड़ रही है,
दीवार पे पड़ रही है जिस दीवार पर एक बड़ा सा यूनाइटेड का पोस्टर लगा है। बेटा यूनाइटेड वही टीम है जिसके लिए डैनी कैसी खेलता है। और उसके नीचे कई सारी कलर्ड फोटोग्राफ्स भी लगी है उस पोस्टर के नीचे, जिसमें से कि 3 फोटोग्राफ तो उसी आयरिश प्रोडिजी की हैं। प्रोडिजी का मतलब होता है मैन विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज, मतलब जो कि काफी ही एक्सेप्शनल मैन है, काफी ही अच्छा इंसान है, काफी मतलब बोलते हैं ना इसमें तो बहुत क्वालिटी है। तो उस आयरिश प्रोडिजी की उसमें 3 फोटो है, और वो आयरिश प्रोडिजी और कोई नहीं बल्कि हमारा डैनी कैसी ही है। तो ये नरेटर हमें उसके रूम का डिस्क्रिप्शन देते हैं। अब सोफी उससे कह रही होती है जॉफ से, प्रॉमिस यू टेल नो वन, जॉफ तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। जॉफ कहता है नथिंग टू टेल इज देयर, इसमें बताने वाला है ही क्या। प्रॉमिस जॉफ डैड हैड मर्डर मी, वादा करो मुझसे जॉफ वरना डैड मेरा मर्डर कर देंगे। फिर जॉफ कहता है ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, हाँ वो तुम्हारा मर्डर कर सकते हैं मगर उन्हें पहले ये बात सच लगे तो, अगर उन्हें लगेगा सच है तो कर भी देंगे। मतलब होता नहीं आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, हाँ अगर उन्हें सच लगे तो वो तुम्हारा मर्डर कर भी देंगे। ऐसे इसने यहाँ पे भी बात बोल दी। फिर वो सोफी से कहती है प्लीज जॉफ। फिर जॉफ कहता है क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, केसी मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। क्राइस्ट का यहाँ पे मतलब है फॉर द सेक ऑफ गॉड, भगवान के लिए सोफी तुम अभी स्कूल में हो यार, और केसी के पास तो वैसे ही बहुत सारी लड़कियां होंगी। स्ट्रिंग्स मतलब बहुत सारी। फिर सोफी कहती है नो ही डजंट, नहीं उसके पास नहीं है। फिर जॉफ उससे पूछता है हाउ कुड यू नो डैट, भाई तुम्हें ये कैसे पता चला। और वो ये कैसे पूछता है, जियर्ड वे में पूछता है, मतलब ताना कसते हुए पूछता है, टॉन्टिंग वे में, तुझे कैसे पता चला हाँ? ऐसे। फिर वो सोफी कहती है ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, अरे उसने मुझे बताया ऐसे मुझे पता चला। फिर जॉफ कहता है एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, हाँ तू तो कह ही रही है जैसे कोई लड़का है किसी लड़की को ऐसी बातें बताता होगा ना। हाँ? तो फिर सोफी कहती है हाँ उसने मुझे बताया, वो उन सब की तरह नहीं है, वो थोड़ा शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट एपरेंटली, जॉफ कहता है उतना भी शांत नहीं है जितना तू दिखा रही है बता रही है। फिर जो वो जॉब से कहती है इट वॉज नथिंग लाइक दैट, ये वैसा कुछ भी नहीं है हाँ, जैसा तुम समझ रहे हो। अब तुम वो जॉब तो समझ रहा है लेकिन आप लोग भी समझो कि वो कैस किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, मतलब BF GF वाले डायरेक्शन में वो जाना चाह रही है कि वैसा कुछ भी नहीं है भाई जैसा तू समझ रहा है मेरे भैया। जॉफ इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, और वो कहती है कि मैं थी वो जिसने उससे पहले आगे बढ़ के बात करी, मैंने थी वो, मैंने उस कॉन्वर्जेशन शुरू किया था। When I saw who it was, I said, "Excuse me, but aren't you Delicacy?" And he looked sort of surprised. जब मैंने उसे देखा था तो मैंने उससे पूछा क्या आप डैनी केसी हैं। तो वो एकदम सरप्राइज होके मुझे देखता है और कहता है हाँ ये बात सही है मैं ही डैनी केसी हूँ, मैंने ही उससे कॉन्वर्जेशन शुरू करी थी। एंड ही सेड यस दैट्स राइट, और मतलब वो कहता है कि हाँ मैं ही डैनी केसी हूँ। And I knew it must be him because he had the accent, like when they interviewed him on the television. और फिर सोफी कहती है और मैं जान भी गई थी कि यही डैनी कैसी है, और वही मतलब होना भी चाहिए क्योंकि ना उसका वही एक्सेंट था, उसका वही बोलने का तरीका था। जब जैसे तूने उसका इंटरव्यू देखा होगा ना टीवी पे, तो वहां पर जैसे वो बोलता है वैसे ही वो मुझसे बोल रहा था, तो वही सेम एक्सेंट था उसका। फिर आगे वो कहती है जेफ से कि सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, बट नाइदर ऑफ अस हैज हैड एनी पेपर और पेन। और फिर मैंने उससे मतलब ऑटोग्राफ मांग लिया डेरिक के लिए, लेकिन हम में से दोनों के पास ही ना तो पेन था ना पेपर था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, और फिर हमने थोड़ी सी और बातचीत करी अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो, जो कि रॉयस की दुकान में कपड़े थे उनके बारे में हम थोड़ी बातचीत करने लगे। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला दिख रहा था। आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, और दिखेगा भी क्योंकि भाई वो आयरलैंड से, वेस्ट ऑफ आयरलैंड से आया था, जो कि यहाँ से तो काफी दूर है, तो इसलिए वो अकेला भी दिख रहा था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सैड, और फिर जैसे ही वो जा रहा था ना तो उसने मुझसे कहा इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, अगर मैं उससे दोबारा मिलना चाहूँ नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तो फिर वो मुझे ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स आई सेड वुड, और फिर मैंने भी कह दिया हाँ हाँ बिल्कुल मैं मिलना चाहूंगी। अब ये सब बातें सुन के जॉब कहता है एज इफ ही हैड एवर शो अप, हाँ जैसे वो तो आने वाला है ना तुझसे मिलने के लिए। तो फिर जो सोफी जॉब से कहती है यू डू बिलीव मी नाउ, तुम मेरा यकीन करो, क्या तुम मेरा यकीन नहीं करते। हाँ, बार 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 वही बात खिस रही है यहाँ पर। अब फिर इतने में ही नरेटर में बताते हैं कि ये सब बातें सुन के उसका भाई
अब क्या करता है, ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, अपनी जैकेट निकाल लेता है, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो कि शाइनी थी और शेपलेस थी, मतलब उस पर प्रेस नहीं हुई थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट। तो मतलब वो चेयर के पीछे से अपनी जैकेट निकाल लेता है और उसमें अपने आर्म्स डाल देता है, मतलब उन्हें पहन लेता है। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस। सोफी चाहती थी कि उसका भाई अपनी थोड़ी अपीयरेंस पर, अपने होलिये पे थोड़ा ध्यान दे। विश्ड ही केयर मोर अबाउट क्लोथ्स, वो चाहती थी कि वो अपने थोड़ा कपड़ों के बारे में ध्यान दे। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम शी थॉट, उसे लगता था कि लंबा तो है ही और उसका स्ट्रॉन्ग डार्क फेस भी है, हैंडसम है, तो इसलिए वो चाहती थी कि वो अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दे। और फिर जब वो मतलब कह देती है, अपना कॉन्वर्सेशन खत्म कर देती है कि भाई तुझे क्या मुझ पे विश्वास नहीं है, तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, तो फिर जॉब कहता है, इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव एवर हर्ड, भाई ये सबसे असंभवित बात है जो मैंने अभी तक सुनी है। ठीक है, मतलब कौन सी बात, कि भाई डैनी कैसे इससे मिलने आएगा ऑटोग्राफ देने के लिए। अब बेटा फिर सीन चेंज होता है। अब सीन है सैटरडे के दिन का, जिस दिन ये पूरी फैमिली माँ को छोड़ के इनकी कहाँ जाते हैं, यूनाइटेड का मैच देखने जाते हैं। तो वहाँ पे वो कहती है, मतलब नरेटर बता रहे हैं, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, कि सैटरडे के दिन वो अपनी वीकली पिलग्रिमेज करते हैं यूनाइटेड का मैच देखने के लिए। वीकली पिलग्रिमेज का मतलब जो कि हफ्ते में वो हर हफ्ते ही जाया करते थे, जैसे तीर्थ यात्रा पे नहीं होता आदमी नियम से जाता है, तो ऐसे ही उनकी वीकली पिलग्रिमेज थी, वो हफ्ते नियम से जाया करते, हर हफ्ते नियम से जाया करते थे यूनाइटेड का मैच देखने। Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Geoff as always went with his mates higher up. तो सोफी और उसके पिताजी डेरिक के साथ गोल के पास जाके बैठ गए, और हमेशा की तरह जॉफ थोड़ा ऊपर बैठ गया था अपने दोस्तों के साथ। मेट्स मतलब होता है फ्रेंड्स। यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड केसी ड्रोव इन द सेकेंड गोल। और फिर मैच का जो रिजल्ट होता है वो ये कि यूनाइटेड जो टीम थी वो 2-0 से जीत जाती है, मतलब सामने वाली टीम के 0 और यूनाइटेड के 2, और केसी ने ही दूसरा गोल किया था। अब अब मतलब जैसे यहाँ पे क्या है ना कि नरेटर थोड़ा केसी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। A blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of the penalty, with her father screaming for him to pass, and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. कि कैसा एक भोला भाला, एक इरिश जीनियस लड़का दो बड़े बड़े डिफेंडर्स के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बॉल ले गया पेनल्टी एरिया की एज पर, और जब उसके पापा चिल्ला रहे थे उससे पास करने के लिए, तब उसने रिस्क लिया और वहीं से उसने शॉट मार दिया कम से कम 12 यार्ड्स की दूरी से गोल में, और गोल हो भी गया और उसने गोलकीपर को हरा दिया। सोफी ग्लोड विद प्राइड, और सोफी जैसे ही गोल होता है ना तो सोफी सोई गर्व से चमक उठती है। आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज एक्सेप्टिक, और बाद में जियोफ भी एक्साइटिक हो जाता है। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ सारे। ब्लेंड मतलब होता है मिक्सचर, मतलब कैसे एक मतलब जो डैनी कैसी है उसको बताया गया है कि वो मिक्सचर था इनोसेंस का और जीनियस का। ठीक है, वो कैसे एक वो भोला भाला सा जीनियस सा लड़का उन दो डिफेंडर्स, बड़े बड़े डिफेंडर्स के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पेनल्टी एरिया की एज पे पहुंचता है, जब उसके पापा चिल्ला रहे होते हैं, किसके, सोफी के पापा, कि वो पास कर दे बॉल को। बिल्कुल कहते हैं ना मैच में एकदम जोश सा आ जाता है, तो वही फीलिंग यहाँ पे दिखाई है। तब वो मतलब 12 यार्ड दूरी से ही क्या करता है, गोल शॉट मार देता है और वो गोलकीपर को हरा देता है। ठीक है, अब देखो गोइंग राउंड का मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाते हुए, एंड एक्सटैटिक का मतलब होता है हैप्पी। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। अब हम आगे चलते हैं। तो अब, आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सैड ऑन द बस, और जब इनका पूरा परिवार वापस बस में लौट रहा था तो कोई कहता है कि काश वो एक इंग्लिश मैन होता। असल में वो आयरलैंड का खिलाड़ी है ना बेटा, आयरलैंड से बिलोंग करता है, तो कोई कहता है कि यार काश ये इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल वन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। तो डायरेक्ट अपनी जब घर लौट के आता है, तो जैसे होता नहीं है कि छोटे बच्चों में कि कोई भी बात उन्हें बाहर पता चली तो सीधे अपनी मम्मी पापा को आके बताते हैं, तो ऐसे ही डेरिक भी अपनी मम्मी को आके बताता है कि आयरलैंड ही मम्मी देखना वर्ल्ड कप जीतेगी। हर फादर वॉज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके पापा मैच देखने के बाद कहाँ चले गए थे, पब चले गए थे सेलिब्रेट करने के लिए, कि अब तो भाई थोड़ी खुशी मनाएंगे, जश्न होगा। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंजी सेड नेक्स्ट वीक। अब देखो मैच वाला केस खत्म हो चुका है। अब जेंसी और सोफी जब आपस में जब एक हफ्ते बाद एक दूसरे से मिलती हैं,
तो जेंसी सोफी से कहती है, ये तुम क्या बता रही हो लोगों को आजकल, हाँ? तो सोफी कहती है, अबाउट व्हाट? किस बारे में? तो फिर जेंजी कहती है, योर जॉब टोल्ड अवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। तुम्हारा जॉब हमारे फ्रैंक को बता रहा था कि तुम डैनी केसी से मिली हो। अब ये फ्रैंक कौन है? जैसे बेटा जॉब सोफी का बड़ा भाई है, ऐसे ही फ्रैंक जेंसी का बड़ा भाई है, तो ये दोनों दोस्त होंगे आपस में, तो इसलिए जॉब ने से बता दी होगी ये बात। अब नरेटर सोफी के सब वो जेंसी के सवाल को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि दिस वॉज नॉट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बींग नोजी। ये कोई इंक्विजिशन नहीं थी, जांच पड़ताल नहीं थी, टेस्टिंग नहीं थी। ये तो बस जेंसी नोजी हो रही थी, थोड़ा सा नोजी मतलब क्यूरियस हो रही थी। वो जानना चाह रही थी यार कि तू क्या डैनी कैसी से मिली है, क्या तू उससे मिल के आई है, कैसा था वो, इन सब बारे में। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। लेकिन भाई सोफी तो स्टार्टल्ड हो गई थी, अलार्म हो गई थी सोफी। सोफी एकदम चिंता में पड़ गई, अरे यार इसे पता चल गया है कि मैं डैनी कैसी से मिल के आई हूँ। असल में बेटा सोफी ये बात जेनी को नहीं, जेंसी को नहीं पता लगने देना चाहती थी। अब ऐसा क्यों है वो थोड़ा सा आगे चल के हमें समझ आ जाएगा। अब जब जेंसी उससे कह ही देती है कि भाई तेरे जॉब ने हमारे फ्रेंड को बता दिया है कि तू डैनी कैसी से मिली है, तब फिर वो कहती है, ओ दैट, अच्छा वो। जेंसी फ्रॉन्ड, सेंसिंग शी वाज कवरिंग, यस दैट। और फिर जेंसी शक की निगाह से देखती है उसे, कि जब उसे लगता है कि ये उस बात को ढकने की कोशिश कर रही है कि हाँ वही। तो फिर सोफी कहती है, वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी उससे। जेंसी फिर कहती है, नहीं तू नहीं मिली थी यार, तू कभी नहीं मिली थी। जैसे मतलब होता है ना कि दोस्त एक्साइटेड में कहते हैं, नहीं तू नहीं मिला था। तो सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। अब सोफी जमीन पे देखने लगती है और सोचती है मनी मन में कि डैम दैट जॉब, दिस वाज अ जॉब थिंग, नॉट अ जेंसी थिंग। हे भगवान, ये जॉब भी ना, ये जॉब को बताने वाली बात थी, जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी। इट वॉज meant टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम। ये कुछ ऐसा था जो कि उनके बीच ही रहना चाहिए था, जॉफ और जेंसी के बाद बीच में। अब देखो सोफी इतनी परेशान क्यों हो रही है कि उसे मतलब जब पता चला कि जेंसी को इस बारे में पता चल गया है। असल में बेटा बातें दो हैं। एक तो जेंसी ने सबको बताया, उसके पापा को भी पता है कि वो डैनी कैसी से मिली। और एक जो जेंसी ने सिर्फ जॉफ को बताया, वो ये कि भाई उसे अगले हफ्ते भी वो मिलने वाली है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। ठीक है। अब ये बात सिर्फ जॉफ को ही पता है। अब वो इस बात पे बड़ा परेशान हो रही है कि यार कहीं जॉफ ने ये दोनों बातें तो नहीं इस फ्रैंक को बता दी थी, और अब ये दोनों जेंसी को पता चल गई हैं। तो इसलिए वो इतना मन में सोच रही है कि यार ये कुछ ऐसी बात थी जो सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी, समथिंग सीक्रेट। ये तो सीक्रेट था। इट वॉज नॉट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। ये जेंसी को बताने लायक बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। टेल गॉकी जेंसी लाइक समथिंग लाइक दैट, एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। उस स्टूपिड सी जेंसी को, गॉकी मतलब होता है स्टूपिड, उस स्टूपिड सी जेंसी को ऐसी बातें बताना का मतलब है कि पूरे नेबरहुड को पता चल जाएगा यार, अब तो पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल जाएगी। डैम दैट जॉफ वाज नथिंग सेक्रेड। हे भगवान, ये जॉफ भी ना, इसने तो कुछ भी पवित्र नहीं रखा। सेक्रेड मतलब पवित्र। पवित्र यहाँ पर नहीं कहना चाहिए, मतलब एक तरीके से आप समझो छुपा हुआ नहीं रखा इसने तो। इसने तो शायद सब कुछ बता दिया होगा जेंसी को। वो ऐसा मन ही मन में सोच रही होती है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि वो जेंसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी। वो जेंसी को इसलिए नहीं बताना चाहती थी कि उसे लगता था कि अगर ये बात जेंसी को पता चल गई ना, तो ये पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। अब फिर सोफी उससे कहती है जेंसी से, इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, ये एक सीक्रेट है। सोफी जेंसी कहती है, आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। अरे तू तो जानती है यार, मैं तो सीक्रेट रखूंगी ना, मैं थोड़ी ना किसी को बताने जा रही हूँ। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल। ठीक है, फिर सोफी कहती है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड ड्रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। मेरे मेरे घर में वही पुराना झगड़ा हो जाएगा दोबारा, अगर मेरे पापा को इस बात के बारे में पता चला। राइट ओल्ड रो का मतलब होता है बेटा, ओल्ड रो का बेसिकली मतलब होता है झगड़ा, बवाल हो जाएगा कि अगर भाई पापा को पता चला कि मैं जा जाके सबको बता रही हूँ कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, हाँ? तो वही भाई झगड़ा हो जाएगा अगर किसी को पता चला हो उसने पापा से कह दी तो। जेंसी blinked. A row? I had have thought he'd be chuffed as anything. तो जेंसी एकदम आग झपका के, जैसे एकदम चौंकते हैं तो हमने आग आग झपकाते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही जेंसी आग झपकाते हुए कहती है, झगड़ा? झगड़ा क्यों होगा भाई, मैं तो सोच रही थी कि तेरे पापा चफ्ड होंगे। चफ्ड मतलब प्लीज्ड, खुश होंगे सुन के कि उनकी लड़की डैनी कैसी से मिली है। अब देखो क्या हुआ, अब जब जेंसी ने उससे कहा ना कि अरे यार वो तो खुश होना चाहिए उन्हें कि तू तो डैनी कैसी से मिल के आई है,
तब उसे ये बात, अब क्या था, सोफी को रियलाइज हो गई कि जेंसी को अभी उस डेट के बारे में नहीं पता चला है, मतलब उस बात के बारे में नहीं पता चला है कि एक हफ्ते बाद ये दोबारा उससे मिलने वाली है। तो she realized then that Jancy didn't know about the date bit. Geoff had not told about that. तो फिर जेंसी, वो सोफी समझ जाती है कि जेंसी को अभी नहीं पता उस डेट के बारे में। जॉफ ने अभी उसे नहीं बताया है इस बारे में, फ्रैंक को मतलब नहीं बताया होगा इस बारे में। शी ब्रेथेड मोर इजीली। तो अब सोफी थोड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू करती है कि यार कम से कम चलो इसे डेट के बारे में तो नहीं पता है। सो जॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। भाई बिल्कुल, मतलब जॉफ ने उसे पूरा तो नहीं गिरा दिया, कुछ तो छोड़ ही दिया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। उसने कम से कम उसमें थोड़ा ही सही मगर विश्वास तो किया। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट सेक्रेड। और फिर वो सोचती है कि हाँ, कुछ चीजों को तो छुपा हुआ रखना ही चाहिए था, चलो कम से कम जॉफ ने इतना तो किया। अब फिर वो खुल के अपनी एजेंसी से कह देती है कि इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली। ये ना बहुत छोटी सी बात है। वो मुझसे मिला, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, बट वी हैड नॉट एनी पेपर और अ पेन, सो इट वॉज नो गुड। और फिर जब मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन हम में से दोनों के पास ही ना तो पेपर था ना पेन, तो वो मुलाकात किसी काम की नहीं रही। और फिर उससे पूछ भी लेती है कि अच्छा, तुझे जॉफ ने कितना बताया, हाँ, जैसे पता करने के लिए कि कहीं ऐसे कुछ और तो नहीं पता है। तो फिर इतने में ही भाई जेंसी तो पागल हो गई, वो फिर डैनी केसी के बारे में, मतलब वो भी डैनी केसी के बारे में सोचने लगी। जीसस, आई विश आई हैव बीन देयर। वो कहती हे भगवान, काश मैं भी वहां होती यार, डैनी कैसी को देख पाती, कितना अमेजिंग है वो। फिर सोफी कहती है ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट। हाँ, मेरे पापा तो यार इस बात पे भरोसा करना ही नहीं चाहते कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। यू नो व्हाट अ माइजरी ही इज। और तू तो जानती है वो कितनी बड़ी दिक्कत है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, ही हैड मर्डर मी। और अगर ऐसा हुआ कि भाई लोग मेरे घर के पास आके खड़े, मतलब घर के पास आके जमा हो जाएंगे और मेरे पापा से पूछने लगेंगे क्या ये सब डैनी केसी के बारे में ही बात हो रही है, ये तुम्हारी लड़की डैनी केसी से मिली है, तो फिर तो ना मेरे पापा मेरा मर्डर ही कर देंगे। देखो, द लास्ट थिंग आई नीड का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि भाई लोग मेरे घर के पास आके जुड़ जाएं और मेरे पापा से पूछने लगे कि भाई क्या ये सब डैनी केसी के बारे में है। बस, तो नहीं तो मेरे पापा तो मेरा कत्ल ही कर देंगे एकदम। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स वेन देर इज अ रो। और तू तो जानती है यार कि जब कोई भी झगड़ा होता है तो मेरी माँ का भी रिएक्शन कैसा होता है। जेंजी सैड हर्स्ट, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। फिर जेंसी हर्स्ट वे में कहती है, हर्स्ट मतलब साइलेंट, जेंटल और काम, मतलब बड़ी ही शांति से उसे कहती है, यार तू मुझ पे भरोसा कर सकती है सोफ, तू तो जानती है मैं कैसी हूँ। है तो फिर बस, अब तूने मुझे बता दी, अब ये बात कहीं और आउट नहीं होगी। बिल्कुल बेटा, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही उसने रिएक्ट करा है यहाँ पर, क्योंकि वो है भी उसकी बेस्ट फ्रेंड। अब दोबारा बेटा सीन चेंज होता है, और अब सीन चेंज होके कहाँ पहुंचा है, अब उस डेट वाले दिन पे पहुंच गया है। बेसिकली जब सोफी और अपना डैनी केसी मिलने वाले हैं एक दूसरे से। देखो असल में अब मैं थोड़ा तुम्हें बीच में रोकना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, क्या डैनी केसी अभी सोफी से सच में मिला भी है? इसका जवाब है बेटा नहीं। ये सब उसकी इमेजिनेशन है। कि अगर मान के चलो आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा हीरो वर्शिप करते हो, शाहरुख खान के बारे में, किसी के बारे में, तो आप हमेशा अपने आप को उसके साथ फील करोगे। अरे अभी तो मेरे बगल में बैठा था ये, अरे अभी तो मुझसे बात कर रहा था। आपको ना थोड़ा सीरियल आपने अगर देखे हो, तो कैसे बेटा मतलब जो हीरो होता है वो हीरोइन के सपने देखने लगता है। कहाँ तो वो चार लोगों के बीच में बैठा है और उसे सपने आ रहे हैं हीरोइन के, कि हाँ वो उसका हाथ पकड़ के घूम रहा है, वो उसके गले में हाथ डाल के डांस कर रहे हैं। और कैसे फिर एकदम अचानक से उसका सपना टूटता है। तो फिर वो रियलाइज होता है, अरे मैं तो वही सपना ही देख रहा था। तो ऐसे ही कुछ सोफी का भी स्टेट है कि भाई वो वही इमेजिन कर रही है, लेकिन उसे क्या लग रहा है कि वो रियल है और वो ऐसा होने वाला है। बस यानी इसकी इमेजिनेशन अब इसकी रियलिटी पर हावी पड़ चुकी है। जो मैंने आपको बताया था एडोलिसेंट फैंटेसाइजिंग में होता है, तो वही इसके साथ हुआ है। अब ये बेटा क्या हुआ है, अब ये डैनी कैसी से मिलने गई है। कहाँ गई है, कहाँ करने गई है, पूरा देखते हैं, आइए। After dark, she walked by the canal, along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water. तो जब दिन ढल गया, एक दिन की बात है, जब दिन ढल गया, तो सोफी नहर के किनारे होते हुए एक शेल्टर्ड पाथ से होते हुए, शेल्टर्ड पाथ मतलब जिसके ऊपर छत है, और शेल्टर्ड पाथ से होते हुए जिस पर सिर्फ लाइट आ रही है उन लैंप्स से जो कि वार्फ में लगी हैं। वार्फ क्या होता है बेटा?
वार्फ बेसिकली नदी या नहर के किनारे एक ऐसी जगह होती है जहां पर शिप जो होती है वो लोड अनलोड होती हैं। तो अभी जो हमें नरेटर उस वहां का सीन डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई दिन ढल चुका है, सोफी नहर के किनारे चल रही है एक शेल्टर्ड पाथ पर, यानी जिस पाथ के ऊपर छत है, और उस पाथ पर सिर्फ रोशनी आ रही है उन लैंप्स से जो कि वार्फ पे लगी हुई हैं। ठीक है। एंड द अनसीजनिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। और जो अनसीजनिंग ड्रोन है ना सिटी का, अनसीजनिंग ड्रोन मतलब है नेवर एंडिंग हमिंग, नेवर एंडिंग डीप हमिंग। मतलब जो कभी ना खत्म होने वाली बेटा शहर की एक आवाज होती है ना, जो आपको शायद सुनाई दे जाती है, चाहे ट्रैफिक की हो या किसी की भी हो। तो वो कैसा है, अभी जहां पर सोफी है वहां से वो मफल्ड है, डिस्टेंट है, मतलब कवर्ड है, वो भी ढकी हुई है, वो वहां पर नहीं सुनाई दे रही है, और बहुत दूर भी है वो आवाज। ऐसा कुछ यहाँ पर हमें नरेटर सीन डिस्क्राइब करते हैं। अब बताते हैं आगे कि इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन ही शी वॉज अ चाइल्ड। कि ये तो वही जगह थी जहाँ पर वो बचपन में खूब आके खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म वेयर लवर समटाइम्स केम। और वहां पर एक सॉलिटरी एल्म के नीचे, सॉलिटरी एल्म मतलब लोनली से ट्री के नीचे, सॉलिटरी मतलब होता है लोनली और एल्म मतलब होता है ट्री। तो एक लोनली से पेड़ के नीचे एक लकड़ी की बेंच है जहां पर लवर्स आके वहां मिला करते हैं थे। वहीं पर सोफी भी अब डैनी कैसी से मिलने गई है। शी सेट डाउन टू वेट, वो उस पर बैठ जाती है उसका इंतजार करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। और ये बिल्कुल परफेक्ट जगह थी, ठीक है, इस टाइप की मुलाकातों के लिए। और सोफी ने ऐसा हमेशा से सोच रखा था कि भाई यही जगह परफेक्ट होगी अगर मुझे कभी भी ऐसी किसी से मुलाकात करनी होगी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, जो चाहते हैं कि वो किसी के देखने में ना आए, उनके लिए तो ये परफेक्ट जगह है। शी न्यू ही वुड अप्रूव, और वो जानती थी कि डैनी कैसी भी इस बात को अप्रूव करेगा, मतलब उसको भी सेम लगेगा कि हाँ ये जगह बेस्ट है, ये जगह बेस्ट है ऐसी मुलाकातों के लिए। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। अब कुछ देर इंतजार करने के बाद वो इमेजिन करती है कि डैनी कैसी आ रहा है, मतलब दोबारा इमेजिनेशन में खो जाती है। हाँ डैनी कैसी आ रहा है। शी वॉच्ड along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement। वो इमेजिन करती है कि वो उस पर ठीक है, वो कैनाल के किनारे चल के आ रहा है, शेडोज उसकी आ रही हैं, बाहर दिख रही हैं उसकी परछाई। और फिर अपनी रिजल्टेंट एक्साइटमेंट जो उसको फील हो रही है उसको आता देख के, उसको भी वो इमेजिन करने लगती है। कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है रिजल्टेंट। Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming। और ज़्यादा समय नहीं गुजरा था कि फिर बेटा उसने अपने दिमाग को बैलेंस करना शुरू कर दिया कि भाई वो अभी तो नहीं आ रहा है ना, अभी तक तो नहीं आया है ना। मतलब इस बात का यही सिंपल सा मतलब है कि उसने फिर थोड़ा थोड़ा होश में आना शुरू कर दिया, वरना वो नहीं फिर अपनी दोबारा इमेजिनेशन की दुनिया में खो चुकी थी। इलेप्स मतलब पास्ट, गुजर गुजर गया, जब थोड़ा समय गुजर गया था। अब बेटा आगे देखते हैं क्या। अब देखो वो ये सब बातें सोच रही है। हेयर आई सिट, शी सेड टू हर सेल्फ, विशिंग डैनी वुड कम, विशिंग ही वुड कम, एंड सेंस द टाइम पासिंग। तो वो बैठी है और अपने आप से कहती है कि यार मैं यहाँ पर बैठे बैठे मतलब चाह रही हूँ कि आज डैनी मुझसे मिलने आए। हाँ, वो आए और इस बात को महसूस करे कि कैसे समय गुजर रहा है। देखो ये थोड़ी रोमांटिक वाइब आपको देगा, और देनी भी चाहिए। नरेटर ने लिखा भी बहुत प्यारा है यहाँ पर कि कैसे समय गुजर रहा है, वो आए और इस बात को महसूस करे। और आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी, और मैं अपने अंदर कई सारे डाउट्स को चलता हुआ देख रही हूँ। पैंग्स मतलब बहुत सारे कलेक्शन में, और स्टिरिंग मतलब चलता हुआ, अपने अंदर कई सारे डाउट्स को मैं महसूस कर पा रही हूँ, मेरे अंदर कई सारे डाउट्स पैदा हो रहे हैं कि वो आएगा नहीं आएगा क्या होगा। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। और फिर वो मतलब कहती है कि भाई मैं देख रही हूँ उसके लिए, लेकिन उसके आने का कोई मुझे निशान मिल ही नहीं रहा है, कोई साइन ही नहीं मिल रहा है। आई रिमेंबर जॉफ सेइंग ही वुड नेवर केम। और अब उसे बेटा वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो भी उससे बाकी लोगों ने कही थी, कि जॉफ ने मुझसे कही थी कि वो मुझसे नहीं मिलने आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम। और फिर कैसे उनमें से किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था जब मैंने उन्हें ये बताया था कि मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। अब उसे वो सब बातें वहां बैठ के याद आ रही हैं। आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट आई कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम। और अब वो सोच रही है कि यार मैं क्या करूंगी, अगर वो नहीं आया तो मैं अपने घर वालों को या जॉब को या एजेंसी को क्या बताऊंगी। बट वी नो हाउ इट वॉज। लेकिन फिर वो कहती है कि हम दोनों तो जानते ही हैं कि हमारा रिश्ता या हमारी मुलाकात कैसी थी। अब ये वी कौन है बेटा, ये है सोफी प्लस डैनी केसी।
अब देखो ये अलग अलग से हम हो गए, तू और मैं से हम हो जाए ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। तो वो कहती है कि यार हम दोनों तो जानते ही हैं कि हमारी मुलाकात, हमारी रिश्ता कैसा था। डैनी एंड मी, हम तो जानते ही हैं, दैट्स द मेन थिंग। और यही मेन बात है, वो आए या ना आए और मैं उन लोगों से क्या कहूंगी वो सब साइड की बातें हैं, लेकिन हम दोनों तो ये बात जानते ही ना कि हम दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव। और वैसे भी हम कैसे किसी को कुछ सोचने पर हेल्प कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम ऐसे ही सोचो, वो तो उनकी अपनी सोच है। But all the same, it makes me despondent. This knowing I will be never be able to show them they are wrong to doubt me. लेकिन all the same मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी मैं अब निराश हूँ इस बात को जानते हुए कि अब मैं कभी भी ये साबित नहीं कर पाऊंगी उन लोगों को, अपने घर वालों को या मतलब और भी जानने वालों को, कि वो मुझ पे शक कर रहे थे तो वो गलत थे। मैं उन्हें कभी ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि वो गलत थे, मैं डैनी कैसी से सच में मिली थी। बस अब उसे इस बात का थोड़ा दुख होता है। She waited, measuring in this way the changes takes place in her resignation was no sudden thing. Important लाइन है बेटा। और वो वहां पर बैठ के इंतजार कर ही रही होती है। मेजरिंग इन दिस वे का मतलब है बड़े ही केयरफुली भी किसी चीज को करना। और जब वो बड़े ही केयरफुली, बड़े ही फोकस से अपने टाइम को बिता रही थी वहां पर वेट करते हुए, तो फिर उसके अंदर बेटा थोड़े थोड़े चेंजेस शुरू होने मतलब होने लग जाते हैं। देखो अब ऐसा था, वो एकदम तो हार नहीं मान सकती थी कि डैनी कैसी नहीं आएगा। तो जब वो उसी का इंतजार कर रही थी और ध्यान से अपने समय को बिता रही थी, तो वो थोड़ा थोड़ा इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर रही थी कि हाँ डैनी कैसी नहीं आएगा। और फिर आगे नरेटर ने लिखा भी है कि रेजिग्नेशन वो नो सडन थिंग। क्योंकि भाई रेजिग्नेशन कोई सडन थिंग नहीं होती, कोई एकदम ही रिजाइन नहीं कर देता है, कोई एकदम ही हार नहीं मान लेता है। तो ऐसे ही सोफी भी यही कर रही थी। अब सोफी मतलब कहती है, नाउ आई हैव बिकम सैड। अब मैं उदास हो चुकी हूँ, वो ऐसा सोचती है। एंड इट्स अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। और इस सैडनेस को कैरी करना बहुत मेरे लिए बर्डन सा है, मेरे लिए बहुत हार्ड है ये। सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर, हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। यहाँ पर मैं बैठी हूँ और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा, मैं अपना भविष्य देख पा रही हूँ कि मैं कैसे इस बर्डन के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी कि वो मुझसे मिलने नहीं आया। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी। और फिर वो लोग भी मुझ पर हमेशा शक करेंगे जैसे वो किया करते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज। लेकिन मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि वो कैसा था, कि मेरा और डैनी का बॉन्ड कैसा था। होल्ड अप माई हेड का बेटा मतलब होता है, अंडरलाइन करिएगा और लिखिएगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा मुझे अपने आप पर, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। Already I envisage the slow walk home and Geoff's disappointed face when I tell him he didn't come, that Danny। और फिर वो envisage का मतलब होता है परिकल्पना करना, पहले से ही किसी बात के बारे में सोचना लगना। तो अब तो पता है उसने परिकल्पना करना भी शुरू कर दी है कि कैसे वो निराश है तो धीरे धीरे चल के घर जाएगी। और वो जब जियोफ का वो डिसअपॉइंटेड फेस देखेगी, कि जब वो जॉब से कहेगी कि वो डैनी मुझसे मिलने नहीं आया, तो वो जॉब का डिसअपॉइंटेड फेस देखेगी। वो सब बातों के बारे में क्या है, परिकल्पना कर रही है, उनको पहले से ही सोच रही है। एंड देन ही विल फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर। और फिर ये बात सुन के एकदम जॉफ गुस्से में बाहर चला जाएगा और डोर एकदम तेजी से बंद कर देगा। मतलब वो सीन इमेजिन करना चाह रही है जब वो जॉब से कहेगी कि डैनी मुझसे नहीं मिलने आया। लेकिन फिर वो अपने आप को वही कहेगी बात, बट वी नो हाउ इट वॉज। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा रिश्ता, हमारा बॉन्ड कैसा था। आई शैल टेल माई सेल्फ, मैं बस अपने आप को यही बात बताऊंगी। डैनी एंड मी, मैं और डैनी कैसे थे हम आपस में। इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। हाँ ये दुख थोड़ा हार्ड है, ये उठाना थोड़ा हार्ड है दुख। अब फिर वो अपनी जर्नी को शुरू कर देती है वापस जाने की वहां से। शी क्लाइम्ब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। देखो ऐसा होता है जैसे तुमने पिक्चर मूवीज में देखा होगा कि नहर नीचे में होती है, वहां पे किनारे लोग बैठे होते हैं, फिर सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं मेन रोड तक। तो ऐसे ही कुछ वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाती है स्ट्रीट तक। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल propped अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड। और जब वो अब रास्ते से जा रही होती है अपने घर की तरफ, तो रास्ते में वो पब भी पड़ता है जिसमें उसके पापा अक्सर आए जाया करते थे। तो वो देखती है कि उनके पापा की बाइसाइकिल वहां पे पार्क है। प्रॉप्ड मतलब होता है सपोर्टेड है, वो मतलब दीवार के सहारे उनकी साइकिल वहां पे खड़ी हुई है। और इसे देखकर वो ग्लैड हो जाती है, मतलब थोड़ा काम रिलैक्स फील करती है। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम। क्योंकि अब वो इसलिए ग्लैड होती है कि जब वो घर पहुंचेगी तो उस वहां पर उसे उसके पापा नहीं मिलेंगे। यानी चलो कम से कम एक जना तो कम हुआ उन लोगों में से जो मुझसे सवाल पूछते कि आया क्या वो तुझसे मिलने। हाँ
मतलब कि जो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते हैं उनमें से एक जना तो कम हुआ। ऐसा इनके पापा को तो पता नहीं है ना कि वो डैनी कैसी से मिलने गई थी, तो इसलिए वो तो नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसा सोचेंगे, लेकिन वो उनमें से एक जना कम हो गया कि जो सोचते हैं कि ये तो झूठ ही बोलती है बस। अब फिर देखो, वो दोबारा बेटा उन्हीं चीज को दोबारा से इमेजिन करने लग जाती है। मतलब इस चैप्टर खत्म होने आ गया लेकिन इस लड़की की इमेजिनेशन खत्म नहीं हो रही है। एक्सक्यूज मी, बट आर नॉट यू डैनी केसी? एक्सक्यूज मी, आप डैनी केसी हो ना? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयसेस। और जब वो बेटा अपने घर पैदल आ रही थी तो फिर से वो मार्केट बीच में पड़ा, फिर से वो रॉयसेस की दुकान पड़ी, और वहां पर फिर से वो बातें इमेजिन करने लगी कि कैसे मैंने उससे पूछा था कि तुम डैनी कैसी हो ना, और फिर कैसे उसने ब्लश होते हुए जवाब दिया था, हाँ ये सही है, मैं ही डैनी केसी हूँ। रेडनिंग मतलब ब्लश करते हुए। आई वॉच्ड यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। और फिर कैसे उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हें अपने पापा और भाई के संग हर हफ्ते जाकर देखा करती हूँ, तुम एकदम ग्रेट खेलते हो, बढ़िया खेलते हो। और फिर उसने कैसे मुझसे कहा था, हाँ अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे देखती हो। और फिर कैसे उसने पूछा था, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, कि आप एक मुझे ऑटोग्राफ देंगे, साइन करेंगे ऑटोग्राफ। वो सब बातें वो दोबारा इमेजिन करने लगती है। और अब जैसे बेटा कभी होता नहीं है कि आप मान के चलो अकेले अपने आप से बात कर रहे हो, कभी करके देखना, बड़ा मजा आता है। तो आप अपने आप को ना तुम कह के बुलाते हो कि यार तुमको ना ऐसे नहीं करना चाहिए ये काम। नहीं नहीं, तू गलत कर देता है, तू यहीं पे गलती खा जाता है। आप अपने आप को तू कह के या तुम कह के रिप्रेजेंट करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे अब वो सोफी भी सोच रही है क्या, हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। उसकी आंखें बिल्कुल उतनी ही ऊंचाई पे थी जितनी तुम्हारी आंखें, मतलब दोनों की हाइट सेम थी। His nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. और उसकी नोज कैसी थी, फ्रेकल्ड थी, यानी उस पे डार्क ब्राउन, मतलब ब्राउन स्पॉट्स थे उसकी नोज पे, और थोड़ी ऊपर को उठी हुई थी। और कैसे उसने स्माइल किया था, वो भी बड़े शर्माते हुए। और इतना जब उसने शर्माते हुए स्माइल किया तो उसकी कैसे दांतों के बीच का गैप दिखने लगा था। वो सब बातें इमेजिन कर रही है। His eyes are green, उसकी आंखें ग्रीन थी। एंड वेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो पता है सीधे तुम्हारी तरफ देख रहा था ना, कि है वो ये बातें अपने आप से ही रही है, बस वो तुम इसका इस्तेमाल कर रही है कहने के लिए। और जब वो तुम्हारी तरफ देख रहा था ना, तो उसकी आंखों में एक चमक सी दिख रही थी। दे सीम जेंटल, ऑलमोस्ट एफ्रेड। उसकी आंखें कोमल सी दिख रही थी और डरी हुई लग रही थी। लाइक अ गैजल, जैसे एक हिरन डियर की आंखें होती है ना, वैसी उसकी आंखें डरी हुई सी दिख रही थी। एंड यू लुक अवे, और जब तुमने उससे अपनी नजरों को हटाया था, जब तुमने डैनी केसी को देखना बंद किया, यू लेट हिज आईज रन ओवर अ लिटिल यू अ लिटिल, तो तुमने उसकी आंखों को इजाजत दी कि वो थोड़ी देर और तुम्हें देख सके या थोड़ी और तुम पर ठहर सके। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम, और फिर जब तुम दोबारा उसकी तरफ मुड़ी थी उसे देखने के लिए, तो उसकी आंखों को तुमने पाया स्लाइटली ब्रेथलेस, तो उसे थोड़ा तुमने बेचैन पाया। ठीक है, जैसा होता नहीं है, तुम एकदम थोड़ा रोमांटिक सा इमेजिन करो कि एक्टर हीरोइन को ही देख रहा हो, अपने ख्यालों में डूबा हो, और हीरोइन उसे देखे तो एकदम एक्टर बेचैन सा हो जाता है ना, अरे यार गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी, ऐसे ही कुछ हाल है, वो बताना चाहिए। और फिर उसने कहा था, आई डोंट सीम हैव अ पेन एट ऑल, कि उसके पास कोई पेन नहीं है। और फिर तुमने भी रियलाइज किया कि तुम्हारे पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, यू से। और फिर तुमने कहा था, अरे मेरे भाई बड़े हताश होंगे इस बात से। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, और फिर उसके जाने के बाद तुमने काफी देर वहीं खड़े होकर उसका इंतजार किया था। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, जहां पर वो खड़ा था तुम वहीं वहीं खड़ी रही थी। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, तुमने उसकी आवाज को कैसे रिमेंबर किया था, उसकी मिश्री सी आवाज को। द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, कैसे उसकी आंखों की चमक को तुम याद कर रही थी। नो टैलर देन यू, जो तुमसे लंबा नहीं था। नो बोल्डर देन यू, जो तुमसे स्ट्रांग या कॉन्फिडेंट नहीं था। द प्रोडिजी, मैन विद द एक्सेप्शनल स्किल्स, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी कैसी, वो महान डैनी कैसी था। तो वो ऐसा वहीं पर रॉयसेस की विंडो पे खड़े होके दोबारा ये सब बातें इमेजिन करने लगती है, और अपने आप से वो बातें कहने भी लगती है। और फिर वो दोबारा बेटा वही क्या करती है, आगे क्या लिखा है, एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे। और फिर वो वही सब बेटा फीलिंग्स को, पेन को, फियर को दोबारा री एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। सॉ इट ऑल अगेन का मतलब होता है दोबारा उन्हीं फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना, कि कैसे उस दिन लास्ट सैटरडे वाले दिन saw him ghost past the lumbering defenders,
heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of a sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of exultant approbation. तो वो सब वही उसी फीलिंग्स को दोबारा रिवेंसाइज याद करने लगती है और सोचती है कि कैसे उसने बिना मतलब काफी कम एफर्ट्स के साथ दोनों धीरे धीरे चलने वाले डिफेंडर्स से बॉल निकाल ली थी, उनसे पास कर ली थी, और कैसे 50,000 दर्शक अपनी सांस को रोक के बैठे थे जब वो बॉल के इधर उधर मंडरा रहा था। और फिर कैसे जब उसने बॉल को गोल में हिट किया तो कैसे गरजता हुआ विस्फोट हुआ था प्रशंसा में की गई आवाज का। ये सब वो इमेजिन करने लगती है। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। बेटा घोस्ट मतलब वैसे तो भूत होता है, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है विद लेस एफर्ट, कि कैसे उसने बिना मतलब काफी कम एफर्ट्स के साथ अपनी स्किल्स के बेसिस पर दोनों डिफेंडर से बॉल निकाल ली थी या पास कर ली थी। लंबरिंग डिफेंडर्स होता है मूविंग स्लोली, मतलब उन लेजी से डिफेंडर्स या जो धीरे चल रहे थे उन वाले डिफेंडर्स से उन्होंने बॉल निकाल ली थी। हर्वर्ड मतलब होता है मंडराना, कि जब वो बॉल के इधर उधर मंडरा रहा था तो कैसे 50,000 लोग अपनी सांस थाम के बैठ गए थे यार कि अब किधर मारेगा, अब क्या होगा। और फिर एक्सप्लोजन मतलब होता है फटना, फिर कैसे आवाज का विस्फोट हुआ था जब उसने बॉल को क्रिस्पली गोल में मार दिया था। क्रिस्पली मतलब क्लियरली उसको गोल में दे मारा था। द सडन थंडरस इरप्शन, थंडरस मतलब थंडर की तरह, इरप्शन मतलब फटना। एक्सल्टेंट प्रोबेशन एप्रोबेशन मतलब, देखो एप्रोबेशन मतलब होता है प्रशंसा में की गई आवाज। बेसिकली एक्सल्टेंट होता है प्रशंसा, और एप्रोबेशन होता है वो खुशी में की गई आवाज। तो वो यही सब सोच रही होती है कि कैसे जब उसने बॉल को क्रिस्पली गोल में मार दिया था तो एकदम गरजता हुआ विस्फोट हुआ था प्रशंसा में की गई आवाज का। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। एक्सल्टेंट का मतलब होता है खुशी मनाने वाली आवाज, और एप्रोबेशन होता है प्रशंसा। तो एक तरीके से एक्सल्टेंट एप्रोबेशन का पूरा मतलब हो गया प्रशंसा में की गई आवाज। तो बेटा काफी एफर्ट्स लगे थे चैप्टर को बनाने में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका शायद कोई डाउट ना हो, तो अगर हो तो बेटा प्लीज कमेंट में पूछ लेना। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू एंड फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू। वी विल सी यू अगेन ईच अदर। जय भोले की।